आज हम एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे, जिसके संदर्भ में प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अध्याय 5 में धारा 61 से लेकर के 90A या 90A तक कैपिटल A तक में दिए गए हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है और इससे संबंधित जो जनरल नियम है, सामान्य नियम है, जिसके संदर्भ में प्रावधान धारा 61 से लेकर के 73 कैपिटल A में किया गया है। दूसरा पार्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी लोक दस्तावेज के विषय में, जिसके संदर्भ में सेक्शन 74 से लेकर के 78 तक में प्रावधान किए गए हैं। तीसरा पार्ट जो इंट्यूशंस की बात करता है, वो कल्पनाओं की बात करता है, और जो कल्पनाएं डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज के संदर्भ में होंगी, जिसमें कि धारा 70 से लेकर 70 से लेकर के 90 कैपिटल A तक में प्रावधान किए गए हैं। तो पहले पार्ट के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, और वो कंटेंट्स को प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, कौन सी स्थिति में प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करना पड़ेगा और कौन सी स्थिति में सेकेंडरी जो एविडेंस है या सेकेंडरी जो डॉक्यूमेंट है वो ग्राह्य हो जाएगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो सेक्शन 3 है, जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को परिभाषित करती है, उसको समझना पड़ेगा। बिना डॉक्यूमेंट के समझे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सेक्शन 3 के अनुसार। पहला पार्ट डॉक्यूमेंट और दूसरा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो पहले पार्ट में ये कहा गया, डॉक्यूमेंट में ये कहा गया, दस्तावेज के संदर्भ में परिभाषित किया गया कि एनी मैटर, कोई भी विषय या तथ्य, ठीक है, कोई भी तथ्य जो अभिव्यक्त किए जाए या वर्णित किए जाए, और ऐसा अभिव्यक्त करना और ऐसा वर्णन करना एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर हो, किसी भी भौतिक पदार्थ पर हो, और वो भौतिक पदार्थ का तात्पर्य वो कोई कागज हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है, कोई प्लास्टिक हो सकती है, कोई आयरन हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी उसको अभिव्यक्त या वर्णित किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभिव्यक्त या ऐसा वर्णन जो है वो 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला वो लेटर के माध्यम से हो सकता है, दूसरा वो फिगर के माध्यम से हो सकता है, और तीसरा वो मान के माध्यम से होगा। तो जब वह अक्षर के माध्यम से, आकृति के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक क्या है कि उसका जो उपयोग है, ये जो सब्सटेंस वर्णित किया गया है या एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया हो, इसका उद्देश्य हो कि वो रिकॉर्ड करने के लिए, उसको अभिलिखित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के उद्देश्य में, भविष्य में उसका उपयोग करने के उद्देश्य से अगर ये एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, तो ही वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो सामान्य रूप से दस्तावेज का मतलब कि कोई भी तथ्य या कोई भी विषय जब किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी भौतिक पदार्थ पर उसका वर्णन या उसको अभिव्यक्त किया जाता है, और ऐसा अभिव्यक्त किया जाना या ऐसा वर्णन किया जाना लेटर, अक्षर, फिगर, आकृति और मार्क अर्थात चिन्हों के द्वारा किया जाता है, और ऐसा जो अभिलिखित किया जाना है या ऐसा जो वर्णित किया जाना है, ऐसे वर्णित किए जाने का उद्देश्य उसको भविष्य में काम में लाना या उसको भविष्य में संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यह डॉक्यूमेंट कहलाता है। वहीं पर उसको डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक है कि उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया हो, और ये जो प्रस्तुत किया गया है वो न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए, न्यायालय के देखने के लिए, न्यायालय के अवलोकन के लिए या न्यायालय के इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए अगर प्रस्तुत किया गया है तो वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के लिए पहले तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो जाएगा और न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत होगा तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर डॉक्यूमेंट्स। सारे जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं वो दस्तावेज नहीं है, लेकिन सारे दस्तावेजी साक्ष्य जो है वो दस्तावेज हैं, लेकिन सारे दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है।
अभी तक हमने समझा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए, और यह इंस्पेक्शन वह उसकी रियलिटी के विषय में, उसकी वास्तविकता के विषय में, उसकी जेन्युइननेस के विषय में करेगा, तो वह जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम पहले पार्ट यानी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और उसके जनरल रूल से रिलेटेड था, यानी सेक्शन 61 से लेकर के 73 कैपिटल ए तक था, उसमें हम समझेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उसकी कंटेंट क्या होते हैं, और दूसरा उसके पहले हम ये समझेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो ग्राह्यता है, जो एडमिसिबिलिटी है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो ग्राह्यता है या इसका ग्राह्यता के संदर्भ में इसका ओरिजिन जो है वो एक रोमन मैक्सिम से हुआ है। रोमन मैक्सिम है वॉक्स ऑडिटा पेरिट लिट्रा स्क्रिप्टा मैनेट, जिसका बेसिक मतलब होता है कि स्पोकन वर्ड्स विल वैनिश, यानी जो बोले गए शब्द हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, बट रिटन वर्ड्स, लेकिन लिखे गए शब्द जो हैं विल रिमेन, वो हमेशा अस्तित्व में बने रहेंगे। और इसके अलावा जो ओरल एविडेंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो प्रायोरिटी दी जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, वो इन आधारों पर दी जाती है, इन आधारों पर प्रेफरेंस दी जाती है। पहला, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, वो निश्चित होते हैं, वो उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको संरक्षित किया जा सकता है, और उसमें बहुत ही लेस चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन या टैंपरिंग के। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको ओरल एविडेंस पर ग्राह्यता प्रायोरिटी प्रदान की गई है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 61 की इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो सेक्शन 61 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होगा उसकी अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। तो उसमें सामान्य रूप से ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अंतर्वस्तु को दो प्रकार से, या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान धारा 61 में किया गया है। जब हम प्राइमरी एविडेंस की बात करते हैं तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, इसको सेक्शन 62 यानी धारा 62 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और वहीं पर इसकी ग्राह्यता कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकती है और किन परिस्थितियों में उनको ग्राह्य नहीं होंगे, उसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया है। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करें तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो सेक्शन 63 में बताया गया है, और वो सेकेंडरी एविडेंस की जो ग्राह्यता होगी वो कब ग्राह्य होंगे, इसके संदर्भ में प्रावधान धारा 65 में किया गया है। तो पहले प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, तो प्राइमरी एविडेंस के संदर्भ में अगर हम धारा 62 देखें, सेक्शन 62 देखें, तो उसमें ये कहा गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है, जो मूल दस्तावेज है, और अगर वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके इंस्पेक्शन के लिए, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे ही न्यायालय के सामने उसके इंस्पेक्शन, उसकी रियलिटी चेक करने के लिए प्रस्तुत किया गया होगा, वैसे ही वो प्राइमरी एविडेंस कैटेगरी में आ जाएगा। यानी प्राइमरी एविडेंस होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, पहली वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और दूसरा वो न्यायालय के समक्ष उसकी रियलिटी चेक करने के लिए प्रस्तुत किया गया होना चाहिए। वहीं पर अगर हम प्राइमरी एविडेंस की एविडेंसरी वैल्यू की बात करें तो ये हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है इसमें, और लेस फैब्रिकेशन, लेस चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन होते हैं। इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू होती है वो सेकेंडरी एविडेंस की अपेक्षा बहुत हाई लेवल की होती है। वहीं पर अगर हम सेक्शन 64 के तहत इसकी ग्राह्यता की बात करें प्राइमरी एविडेंस की, तो प्राइमरी एविडेंस की ग्राह्यता के विषय में कहा गया कि जो सेक्शन 64 कहती है कि प्रत्येक स्थिति में प्रयास ये किया जाना चाहिए कि प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए, अर्थात हमेशा डॉक्यूमेंट की मूल कॉपी ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेकिन धारा 65 में बताई गई अपवाद स्वरूप स्थितियों को छोड़ करके ही यह नियम लागू होगा, यानी सामान्य नियम ये नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में हमेशा के लिए जो प्राइमरी एविडेंस है वही दिया जाना चाहिए। धारा 65 जैसे ही धारा 65 एप्लीकेबल हो जाएगी, सेक्शन 65 एप्लीकेबल हो जाएगी, वहां पर सेक्शन 64 के प्रावधान क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, सेक्शन 65 सेक्शन 64 का एक एक्सेप्शन है, और उसमें जो परिस्थितियों की बात की गई है वो यहां पर 64 वहां जैसे ही वो एप्लीकेबल हो जाएगी, 64 एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा क्या कॉर्बन कॉपीज जो
को हम प्राइमरी एविडेंस माने या सेकेंडरी एविडेंस माने, तो ये एक बड़ा विवादास्पद विषय है। इसके संदर्भ में एक केस था पृथ्वीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1989 का केस था। इसमें न्यायालय ने कहा कि कार्बन कॉपीज आर प्राइमरी एविडेंस। जो कार्बन कॉपीज होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, वो क्या होती है, वो प्राइमरी एविडेंस होती है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि वो जो कार्बन कॉपी है वो जनरेट की गई हो सेम सोर्स से, एक ही उत्पत्ति का स्थान हुआ हो, एक ही स्रोत से उत्पत्ति हुई हो, और दूसरा सेम प्रोसेस, उसी प्रक्रिया से उसकी उत्पत्ति हुई हो। और अगर ओरिजिनल अवेलेबल होगा, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, तो वहां पर कार्बन कॉपीज को प्राइमरी एविडेंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि प्राइमरी कार्बन कॉपीज को प्राइमरी एविडेंस तभी माना जाएगा जब ओरिजिनल एविडेंस या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर करना इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो प्राइमरी एविडेंस है, उस प्राइमरी एविडेंस की ग्राह्यता के संदर्भ में जो अपवाद प्रस्तुत किए गए हैं सेक्शन 65 में, वो जनरली उस स्थिति में प्रस्तुत किए गए हैं जब प्राइमरी एविडेंस मिल ही नहीं सकता है। वहां पर सेक्शन 65 में जो भी बातें की गई हैं, वो सारे के सारे प्रावधान इस संदर्भ में किए गए हैं कि उस स्थिति में प्राइमरी एविडेंस या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल ही नहीं हो सकता है, तो ही सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य होगा। तो सामान्य रूप से धारा 64 जो बात कहती कि प्रत्येक स्थिति में प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही या प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए, लेकिन जब वो मिल ही ना सकता हो तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस भी ग्राह्य हो जाएगा, जैसा कि धारा 65 कहती है। सेकेंडरी एविडेंस के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं वो सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 65 में है। सेक्शन 63 में बताया गया कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, और सेक्शन 65 में बताती है कि सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल कब होंगे। सेक्शन 63 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 63 में कहा गया 5 प्रकार की बातें बताई गई कि ये सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएंगे। पहला, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल एविडेंस। दूसरा, कॉपीज मेड फ्रॉम यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस, यानी जीरोक्स वगैरह करके, फोटोकॉपी वगैरह करके बनाया गया। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, कंपेयर करके बनाया गया है, उसको देख करके साफ रूप में उसको लिखा गया। या काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट। इसका मतलब जिन पार्टीज को उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया और उनके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो उसके जो काउंटर पार्ट्स होंगे उस डॉक्यूमेंट्स के, प्रतिलिपियां जो होंगी, प्रतिलेख जो होंगे, वो एज सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य हो जाएंगे। वहीं पर जो 5th पार्ट है वो कह रहा है कि ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स गिवन बाय अ पर्सन हु सीन, जिसने किसी चीज को देखा और उसके बाद वो उसका ओरल वृत्तांत दे रहा है, मौखिक वृत्तांत दे रहा है, तो वह भी सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी ने देखा और उस देखने के बाद अगर वो उसका ओरल वृत्तांत कर रहा है, उसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में तभी ग्राह्य माना जाएगा जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि जो पार्टी है वो इंटाइटल होनी चाहिए सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। पहली बात कि वो पार्टी इंटाइटल होनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए, उसको प्राधिकार होना चाहिए कि वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हो। और दूसरा, जो व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रहा है, जो ओरल वृत्तांत करना चाह रहा है, उसने स्वयं उसको देखा हो, किसी और ने ना देखा हो। ये जो 2 कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी ओरल जो है अकाउंट्स ऑफ कंटेंट गिवन बाय अ पर्सन हु सीन इट, वो ये वाला जो पार्ट है, 5th पार्ट है सेक्शन 63 का, वो उसके रूप में वो मान्य हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत डिबेट है कि क्या ये जो 5 बातें सेक्शन 63 में बताई गई ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है, पूर्ण है, और इसमें कुछ और बातें ऐड और नहीं की जा सकती है? क्या और बातें भी सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ सकती है या नहीं आ सकती है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि ये जो सेक्शन 63 है, सेक्शन 63 में जो टर्म्स यूज किया गया है मीन्स एंड इंक्लूड्स, अगर इसके केवल हम इंक्लूड्स वाले पार्ट को देखें तो इंक्लूड्स का मतलब ये अंतर्निहित है, यानी इसके अलावा और भी बातें सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में मान्यता देने पर उससे क्या लाभ होगा।
तो इसका मतलब क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये व्यू था कि सेकेंडरी एविडेंस की जो लिस्ट दी गई है 5 सेक्शन 63 में 5 लिस्ट जो दी गई है 5 प्रकार की, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें कुछ और चीजें भी ऐड ऑन की जा सकती हैं और ऐसा ऐड करने का जो दायित्व है वो किसका होगा, वो न्यायालय का होगा। न्यायालय ऐसा ऐड ऑन कर सकता है, लेकिन न्यायालय को अपने आप को ये सेटिस्फाई करना होगा, संतुष्ट करना होगा कि हाँ वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसकी ग्राह्यता बन रही है। लेकिन एक केस हुआ था जे यशोदा वर्सेस के शोभा रानी, 2007 का जजमेंट है, 2007 का केस था। इसमें फिर से क्या किया गया, इंटरप्रिटेशन किया गया मीन्स एंड इंक्लूड्स का जो सेक्शन 63 में यूज किया गया है, और उसमें ये कहा गया कि ये अपने आप में एग्जॉस्टिव भी है और अपने आप में फुली कॉम्प्रिहेंसिव भी है। यानी इसमें न्यायालय चाह करके भी कोई और इस लिस्ट में कुछ और बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, चाहे न्यायालय को ऐसा लग भी रहा हो या ना लग रहा हो। यानी न्यायालय को इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है कि उसमें कुछ और चीजों को ऐड ऑन कर ले, यानी ये अपने आप में पूर्ण है। और अभी तक यही रूलिंग जो जे यशोदा वर्सेस के शोभा रानी केस में कही गई थी 2007 में, वो एप्लीकेबल है। उसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको माना था, इसके विपरीत व्यू दिया था और कहा था कि ये पूर्ण नहीं है, इसकी कुछ चीजों को ऐड ऑन किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करें तो सेकेंडरी एविडेंस में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग को क्या सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में माना जाए या ना माना जाए। क्योंकि होता क्या है कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स ने कोई घटना देखी होती है या किसी का वो स्टेटमेंट लेता है और स्टेटमेंट को वो उस अपने न्यूज़पेपर में अपने शब्दों में उसको लिखता है। किसी के स्टेटमेंट्स को अपने शब्दों में लिखना क्या ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य है या नहीं है। तो एक केस था कुमरुल इस्लाम वर्सेस एसके इस्लाम 1994 का केस था। उसमें कहा गया कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स डिड नॉट कम अंडर सेकेंडरी एविडेंस। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, इसके संदर्भ में न्यायालय ने कहा था, इस केस में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कहा था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में किसी से बाइट लेने के बाद, किसी से कोई स्टेटमेंट लेने के बाद और स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को वो जैसा चाहे वैसा तोड़ मरोड़ कर अपने शब्दों में उसको, उसका जो मंतव्य है, उसका जो मंशा है उस स्टेटमेंट को कहने की, उसको भी एकदम विकृत कर सकता है, उसको एकदम कन्वर्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए इस सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस केस में एक इलेक्शन जो कैंडिडेट था उसने अपने जीतने के विषय में एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को की न्यूज रिपोर्ट को एज सेकेंडरी एविडेंस के रूप में न्यायालय ने ग्राह्य नहीं किया था। तो इस प्रकार से अगर हम प्राइवेट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो सेक्शन 61 में 2 प्रकार की बात की गई है। एक तो प्राइमरी एविडेंस दिया जा सकता है और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके संदर्भ में प्रावधान किया गया, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 62 में। वहीं पर उसकी ग्राह्यता के विषय में सेक्शन 64 बताया गया। 64 ये कहती है कि जो प्राइमरी एविडेंस होगा वो जनरली प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए, लेकिन सेक्शन 65 जैसे ही एप्लीकेबल होगा वहां पर सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य होगा। अगर हम प्राइमरी एविडेंस को एक एग्जाम्पल से समझे तो अगर किसी को अपने जन्म का सबूत देना है, प्रूफ देना है सेक्शन 64 के तहत, अगर अपने आप को अपने जन्म का प्रूफ देना है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल वो प्राइमरी एविडेंस होगा। वहीं पर उस बर्थ सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी होगी, जो जीरोक्स होगा, वो क्या होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी मिल नहीं सकती है या खो गई है, वो नहीं मिल सकती है, तो उस स्थिति में उसका जो सेकेंडरी एविडेंस होगा यानी उसकी जो फोटोकॉपी होगी, उसका जो जीरोक्स होगा वो ग्राह्य हो जाएगा। तो सेकेंडरी एविडेंस में जनरली ये 5 कैटेगरीज हैं और ये जैसा कि यशोदा वर्सेस के शोभा रानी केस में कहा गया ये अपने आप में पूर्ण है, तो इसमें किसी और चीज को एड ऑन नहीं किया जा सकता। अब जो सेक्शन 65 है वो हमारी एडमिसिबिलिटी की बात करेगी, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर समझने लायक है कि कमरुल इस्लाम वर्सेस इसके इस्लाम के केस में ये कहा गया कि भाई न्यूज रिपोर्टिंग जो होती है या न्यूज रिपोर्टर्स की जो सूचनाएं होती है, खबर होती है, न्यूज होती है, उसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में नहीं ग्राह्य किया जा सकता है।